वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी की। द वर्ड डेमोक्रेसी इज ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस प्लस कार्टिया। जैसे कि हम यहाँ साइड में देख सकते हैं कि डेमोस का जो मीनिंग है वो पीपल्स होता है और कार्टिया का जो मीनिंग है वो होता है पीपल्स पावर और रूल। इस तरह से जब हम डेमोक्रेसी का जो मीनिंग निकालेंगे तो पीपल्स पावर पीपल्स रूल निकल करके हमारे सामने आता है। डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स पावर और पीपल्स रूल। ये डेमोक्रेसी का ओरिजिन है, यहाँ से डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है। अगर आपके पास कहीं मीनिंग लिखने के लिए आता है तो आप ग्रीक का जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो पीपल्स पावर और पीपल्स रूल इस तरह से बाइफर्केशन करके देंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो जैसे कि हमने अब्राहम लिंकन के ऊपर परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज़ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, इसमें जनता के द्वारा अपने ही बीच में से किसी प्रतिनिधि को चुनाव में वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुना जाता है जो उनके फेवर के लिए सारे कार्य को करता है। तो अब्राहम लिंकन ने जो ये परिभाषा दी है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी की ये परिभाषा अभी तक मानी जाती है कि डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही और लोगों के बीच में से ही चुना हुआ शासन व्यवस्था होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी कि डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो जनता के बीच में से ही इलेक्ट किए जाते हैं और जनता अपने वोट के माध्यम से अपने नेता का अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है ताकि वह अपने कार्यों को भली भांति वो अपने प्रतिनिधि से करा सके। जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, इसे हम इन फेवर ऑफ आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गूमेंट्स दीजिए। तो जैसा कि पहला आया है यहाँ पे कि मेजर जो डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये इसका हमने पहला पॉइंट लिया है। अगर हम इसमें जो है एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं तो यहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक पैराग्राफ दिया है कि किस तरीके से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप करके वहाँ की पाकिस्तान की शासन व्यवस्था को हथिया लिया था। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो फाइनल डिसीजन मेकिंग बाय पावर मस्ट बी रेस्ट विद इन दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी कि यहाँ पे उन शासन व्यवस्था का बात चलेगी, यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो लोगों के द्वारा ही डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे किसी शासन व्यवस्था के बारे में ऐसा नहीं है कि कहीं पे सैनिक रूल कर रहे हैं या कहीं पर राजा के द्वारा रूल किया जा रहा है, नहीं। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा फाइनल डिसीजन वो जनता का ही माना जाता है। तो किसी भी मिलिट्री के ज़रिए या किसी तानाशाही व्यवस्था के ज़रिए यहाँ पर रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे जनता के द्वारा लिया हुआ डिसीजन ही फाइनल माना जाता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल्स to use this choice to remove the exciting rulers if they wish so. So democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have to fair chance or losing. इसमें चाइना का एक एग्जांपल दे रखा है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके चुनाव वो अपने प्रेसिडेंट को किस तरीके से चुनते हैं। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, ज़्यादातर वहाँ एक ही पार्टी रूल करने के लिए होती है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसे फेयर चांस ही नहीं मिल पाता है कि वो इलेक्शंस को लड़ सकें।
सारी जो पावर्स हैं वो रूलिंग पार्टी के पास पावर है। तो ना तो कोई पार्टी अपना प्रचार कर पा रही है और ना ही वो अपना लोगों के पास अपने वक्तव्यों को पहुंचा पा रही है कि वो किस प्रकार से उनकी सेवा करेंगे। तो अपोजिशन पार्टी को चुनाव लड़ने का एक फेयर चांस नहीं मिल पा रहा है, उसे प्रचार करने का चांस नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में नहीं होती हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं और ऐसी व्यवस्था की जाती है। अगर हम बात करते हैं थर्ड की 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यूज़, डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, उसके वोट की वैल्यू भी एक ही मानी जाती है और समान वैल्यू होती है। लेकिन इसमें जैसे हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 2015 तक जो है इस सभी जगह दुनिया में इसी तरीके से है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुछ जगह पे आज भी ऐसा है डेमोक्रेसी में कि वहाँ पे जैसे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, 2015 तक सऊदी अरेबिया में वीमेंस को राइट टू वोट थे ही नहीं। एस्टोनिया में जो दे रखा है कि वहाँ पे सिटीजनशिप रूल में भी चेंज कर दिए गए हैं। तो जो रशियन माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही है अपने राइट टू वोट को पाने के लिए। फ़िजी, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें फ़िजी का दे रखा है कि फ़िजी में क्या है कि वहाँ पे भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो फ़िजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम व्यवस्था अपनाई गई उसमें क्या किया गया है कि फ़िजी के अंदर जो इंडियंस का वोट है उसकी वैल्यू कम कर दी गई है और जो अदर पर्सन जो फिजियंस हैं उनके वोट की वैल्यू बढ़ा दी है। जो इंडिया के अंदर फिजी के अंदर जो इंडियंस लोग रहते हैं उनके वोट की वैल्यू कम कर दी है। इस तरीके से क्या हो गया है कि वहाँ उनके वोट की वैल्यू बढ़ जाने के कारण वहाँ पे उन लोगों का ही जो क्या कहते हैं उन लोगों का राजनीति में महत्व बढ़ गया है और उनके द्वारा चुनी हुई पार्टी ही जीत करके सत्ता में आती हुई हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है कि लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के कहीं ना कहीं वो छीनते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे वोट की वैल्यू कम या ज़्यादा करके अपोजिशन पार्टी को डेमोक्रेसी के चुनाव लड़ने से या सत्ता पर आने से रोक दिया जाता है, या कुछ खास वर्ग के लोगों को राइट टू वोट नहीं दिया जाता है, या कुछ लोगों के सिटीजनशिप रूल को चेंज करके उन्हें राइट टू वोट से रोक दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो आपके सामने यहाँ देखने को मिल रही हैं कि लोगों को राइट टू वोट में प्रॉब्लम होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या कर रखा है कि एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है, और उसके वोट की वैल्यू भी सभी लोगों के वोट की वैल्यू के बराबर होगी। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि राष्ट्रपति भी एक ही वोट दे सकता है और एक आम नागरिक भी एक ही वोट दे सकता है, और चाहे राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक हो, सभी के वोट की वैल्यू आपको समान ही मिलेगी, किसी के वोट की वैल्यू कम और ज़्यादा नहीं मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर लोगों के राइट्स को सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के जो अधिकार हैं वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं। इसके लिए ज़्यादातर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था अपनाई जाती है ज़्यादातर में, और कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों के राइट्स लिखे होते हैं, रिटर्न में होते हैं, ताकि कोई भी सरकार लोगों के अधिकारों को मनमर्जी तरीके से ख़त्म ना कर सके या उन्हें कम ना कर सके, ताकि फ्यूचर में डेमोक्रेसी बनी रहे। अगर कोई गवर्नमेंट इस प्रकार से करती है तो राइट टू वोट के जरिए लोग उसे अगर नेक्स्ट चुनाव में उस पार्टी को नहीं चुनते हैं ताकि उनके अधिकार सेव रह सकें। जब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं कि इसकी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों को जनता से वोट के जरिए दोबारा से
चुन करके आना होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट जनता के फेवर में ही रह के काम करती है और उनके फेवर के लिए ही काम करती है, क्योंकि उसे अपने आप को दोबारा भी जनता के सामने पेश करना पड़ता है और दोबारा भी चुन के 5 साल के बाद आना पड़ता है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के अगेंस्ट काम नहीं करेगी और जनता के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है कि वो जो काम कर रही है और उसके लिए वो आंसरेबल भी है, अकाउंटेबल भी है। तो इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट इस प्रकार का काम नहीं करेगी। वो जनता के फेवर को ध्यान में रखकर ही कोई भी गवर्नमेंट कार्य करेगी, क्योंकि उसका मेन मोटो जनता के हितों का ध्यान रखना एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट वही जनता के लिए ही काम करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स अलाउड टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। देखिए, अब हम इस पॉइंट की जब बात करते हैं तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी जब कानून संसद के अंदर बनाया जाता है तो उसके ऊपर पर्याप्त विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है। पक्ष विपक्ष यानी कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों की तरफ से अपने अपने तर्क रखे जाते हैं और जो भी उस रूल के अंदर गलत बातें पाई जाती हैं या जनता के फेवर में बातें नहीं पाई जाती हैं, उन बिंदुओं को उस कानून में से हटा दिया जाता है। और अगर कोई ऐसा कानून बन भी जाता है कि कोई पॉइंट या कोई बिंदु जनता के अगेंस्ट दिखाई देता है, तो संविधान में अमेंडमेंट करने का पूरा अधिकार रूलिंग पार्टी को दिया जाता है और सभी की सहमति लेकर के उस उन बिंदुओं को जो जनता के फेवर में नहीं है उन्हें काटा जा सकता है और काट दिया जाता है, ताकि जनता के फेवर में ही सारे कानून रहें, जनता का हमेशा भला रहे। आइए हम चलते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की जो संभावना है और डिफरेंसेस की संभावनाएं हैं वो बहुत खत्म हो जाती हैं। कोई भी देश जो होता है उसके अंदर बहुत से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बन सकते हैं। आपस में ऐसा जो है अराजकता का माहौल भी बन सकता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने में अपना एक मेन रोल प्ले करती है। उसके पीछे कारण ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर सभी के मत की वैल्यू, वोट की वैल्यू इक्वल होती है और बराबर वोट दे सकते हैं, यानी एक वोट एक वैल्यू है। तो इससे क्या होगा, और सभी रिप्रेजेंटेटिव चुन करके सत्ता में आ सकते हैं और सभी विभिन्न लोगों यानी विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न क्षेत्र से, जाति से, भाषा से जब लोग चुन करके आएंगे तो सब मिलजुल करके एक कानून तैयार करते हैं जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग का उसके अंदर समावेश होता है। इस प्रकार क्या होता है कि जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक सहभागिता बढ़ती है और उस सहभागिता बढ़ने से लोग आपस में प्यार मोहब्बत से अपने कानूनों को बनाते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। इसमें सभी की सहमति होती है, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं 8th पॉइंट की तरफ कि डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की डिग्निटी को, उनकी जो है मान सम्मान को बढ़ाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो सुप्रीम है यानी सुप्रीम पावर है वो देश की जनता होती है। इसमें सभी के साथ में इक्वल बिहेव किया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो आप आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक देख सकते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा
पॉलिटिकल इक्वलिटी मानी जाती है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है और हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कोई भी सरकार जो वर्क करती है वो किसी समुदाय विशेष के या क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए कार्य नहीं करती है, बल्कि सभी लोगों के प्रति वो कार्य करती है। इसलिए जनता के जो है ना पूरी फ्रीडम मिलती है और उसमें आपसी मतभेद कम होते हैं और सबका सम्मान बनाया जाता है। जब हम बात करते हैं सभी लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सबके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं, सभी लोगों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और सभी लोगों को अपना कल्चर रिलीजन फॉलो करने का अधिकार भी दिया जाता है। इससे जनता के सम्मान में वृद्धि होती है। इस देश डेमोक्रेसी के अंदर जनता सुप्रीम है, संप्रभु है। इसीलिए धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की। तो हमारे पास पहला है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। लोकतंत्र में आमतौर पे देखा जाता है कि इसमें जो कुछ परिवारों का लोकतंत्र में या पार्टी के तौर पे कब्जा होता है। एक पार्टी सत्ता में होती है और उसके फिर परिवारजन, उसके परिवार वाले लोग, उसके बेटे बेटियां सब लगातार पॉलिटिक्स में आते चले जाते हैं और उस पार्टी में वंशवाद का राज हो जाता है। उस पार्टी के अंदर जो काबिल लोग होते हैं उन्हें सत्ता में आने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उस परिवारवाद की छाया में ही ओझल होकर के रह जाते हैं। क्वालिटी वाले लोगों को, अच्छे लोगों को वंशवाद के कारण लोगों का प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता है। तो जो डायनेस्टिक सिस्टम है वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा है। इसमें सुधार करने की अति आवश्यकता है, तो जल्दी से जल्दी इसमें सुधार किया जाना चाहिए। अगर हम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो इसमें हमारे सामने पॉइंट आता है डिले इन मेकिंग लॉ। कई बार कानूनों के निर्माण में इतना ज़्यादा विलम्ब हो जाता है कि उस कानून का महत्व ही खत्म हो जाता है। कई बार तो 5 साल वो कानून बन ही नहीं पाता है। तो डिले इन मेकिंग लॉ ये बहुत जो है एक ख़तरनाक काम हो जाता है, क्योंकि जब तक रूलिंग पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं होगा वो जनता के फेवर वाले कानून को भी पास नहीं कर सकती है। अगर हम भारत में ही देखते हैं तो वीमेन रिजर्वेशन बिल दशकों तक अटका रहा। कारण कोई भी पार्टी महिलाओं को राजनीति में लाने की इच्छुक नहीं थी। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फीमेल रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल पास किया है, जो कई दशकों बाद पास हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं ये लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम तीसरे आर्ग्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि मनी एंड मसल्स पावर के बारे में, जो लोकतंत्र के अंदर बहुत ही बड़ी समस्या है। जब कभी भी चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि चुनावों में हिंसा और बड़ी मात्रा में धन का पकड़ा जाना ये लोकतंत्र के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इलेक्शंस कमीशन तक इस बात को स्वीकार करता है कि इलेक्शन कमीशन के समक्ष मनी एंड मसल्स पावर को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार पर्याप्त प्रयास करती है। कई बार तो ये तक देखा जाता है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, जहां किसी पार्टी के फेवर में वोट नहीं पड़ता है तो वो बूथ कैप्चरिंग यानी पूरा का पूरा बूथ तक कैप्चर कर लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है और लोगों को डरा करके, धमका करके, उन्हें कस्में खिला करके वोटों को अपने फेवर में करने की कोशिश की जाती है। जब लोग डरा धमका करके वोट उनके फेवर में नहीं देते हैं तब वो लोगों को शराब के माध्यम से, शराब का लालच दे करके पैसों से वोट को खरीदा जाता है। लोगों को और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें खाने पिलाने या गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, शराब दी जाती है, ताकि अगर वो डर के वोट ना दें तो कम से कम उन्हें लालच में
वोट दे दें। इसीलिए मनी एंड मसल्स पावर लोकतंत्र के समक्ष एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर खड़ा है। अगर हम देखते हैं इंस्टेबिलिटी, लोकतंत्र के अंदर अस्थिरता एक बहुत बड़ी समस्या है। जब किसी पार्टी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के गठबंधन की सरकारें बनाती हैं। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके अंदर जनता के हितों को ध्यान में न रखकर पॉलिटिकल पार्टीज अपने निजी स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देती हैं। अगर उनके निजी महत्व को नहीं पूरा किया जाता है तो जनता उनके सरकार को गिरा देती है और देश के ऊपर असमय चुनाव का बोझ बढ़ जाता है। तो लोकतंत्र के समक्ष अस्थिरता, रूलिंग पार्टियों के लिए अस्थिरता एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं और लोकतंत्र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी तक आपको ये शॉर्ट में समझाया गया है। अब आपको करना क्या है कि लोकतंत्र के समक्ष बहुत सारे फ़ायदे जो हैं उनमें से आप रिसर्च कीजिए कि कौन कौन से फ़ायदे लोकतंत्र के समक्ष हैं और लोकतंत्र के समक्ष और क्या क्या चुनौतियां आती हैं। तो आप उन्हें डिस्कस कीजिए और उन्हें इन्वेस्टिगेट कीजिए, खोज करके लाइए और उसे क्लास के अंदर डिस्कस कीजिए कि क्या क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस डेमोक्रेसी के सामने अभी पेश आ रहे हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए, न्यूज़ का सहारा लीजिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए और पता लगाइए कि डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस और बेनिफिट्स अभी हैं। थैंक यू।